मेमोनिक में खुश आमदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम होता है। बिल्कुल। और आज का जो तज्जिया है ना, ये गहराई से की गई मार्केट रिसर्च पर मबनी है। सही कहा। आज हम जिस केस स्टडी की तरफ जा रहे हैं वो किसी आम बिजनेस मॉडल जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब ये कहानी बाकी आम कॉर्पोरेट स्टोरी से काफी मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे हैं सितारा एनर्जी लिमिटेड की, जिसे मार्केट में एसईएल के नाम से भी जाना जाता है। जो कि बाज़ाहिर तो एक पावर कंपनी है, यानी इनका बुनियादी काम बिजली बनाना और आगे बेचना है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरानकुन ट्विस्ट है। इनका असल मुनाफा बिजली बेचने से आ ही नहीं रहा। हाँ, और ये सच में कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक बहुत अजीब सूरत हाल है। एक ऐसी पावर कंपनी जो पावर से पैसे नहीं कमा रही, बल्कि अपनी बची कुची चीजें बेचकर मुनाफा दिखा रही है। इस कहानी की गहराई में जाने से पहले जरूरी है कि हम इनके आदादो शुमार पर थोड़ी नजर डालें। बिल्कुल। नंबर से बैकग्राउंड थोड़ा वाजे हो जाएगा। तो जून 2025 तक के डेटा के मुताबिक एसईएल के टोटल 19.092 मिलियन शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं। तकरीबन 19 मिलियन शेयर्स। हाँ, और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40.63% कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके खानदान के पास है। ओह अच्छा, ये तो काफी बड़ा चंक है। जबकि दूसरी तरफ आम आवाम के पास 32.32% शेयर्स हैं। बाकी हिस्सा बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स का है। एक सेकंड, यहाँ रुकते हैं। अगर 40% हिस्सा डायरेक्टर्स के पास है, तो इसका मतलब है कि उनका अपना बहुत बड़ा पैसा इसमें फंसा हुआ है। बिल्कुल, उनका स्किन इन द गेम है। लेकिन साथ ही 32% आम आवाम का पैसा भी लगा हुआ है। तो जब ऐसी कंपनी अपना बिजनेस मॉडल बदलती है, तो हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा दांव पर होता है। सही बात है। इसको ना एक बेकरी की मिसाल से समझा जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी बेकरी जो अचानक ब्रेड बेचना बंद कर दे। क्योंकि आटा बहुत महंगा हो गया है और लोग खरीद नहीं रहे। हाँ, लेकिन वो बेकरी अपने ओवन्स और अपनी दुकान की जमीन बेचकर करोड़ों कमा ले। ये बेकरी वाली मिसाल असल में एसईएल के हालात पर बिल्कुल ठीक बैठती है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद भी यही समझना है कि जब किसी कंपनी का बुनियादी कारोबार बिल्कुल तबाह हो रहा हो, तो वो बैंक्रप्सी से खुद को कैसे बचाती है। इन्होंने अपने अवंस कैसे बेचे, उस पर आने से पहले हमें उस तबाही को समझना होगा जिसने इन्हें इस नहाज पर लाकर खड़ा किया। तो अगर हम 2019 से 2022 के अरसे का जायजा लें। ये 4 साल इस कंपनी की तारीख के सबसे तारीख तरीन साल थे। डेटा बताता है कि 2019 में एसीएल की आमदनी यानी उनकी टॉप लाइन अचानक 57% गिर गई थी। एक ही साल में आधी से ज्यादा आमदनी का गायब हो जाना किसी भी बिजनेस के लिए तबाही होता है। और इसकी वजह सिर्फ कोई आम मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं थी, बल्कि इनका बुनियादी रॉ मटेरियल यानी गैस इनका साथ छोड़ गया था। बिल्कुल, प्लांट चलाने के लिए गैस सबसे अहम होती है और 2019 में लगातार 7 महीने तक इन्हें सिस्टम गैस मिली ही नहीं। यहाँ थोड़ा सिस्टम गैस को डिफाइन कर देते हैं। सिस्टम गैस वो सस्ती लोकल गैस होती है जो पाइपलाइंस के जरिए आती है। जब वो बंद हो गई तो इनकी मजबूरी बन गई कि ये आरएलएनजी या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करें। हाँ, आरएलएनजी यानी रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि इंपोर्टेड होती है। और इसकी कीमत डॉलर्स में तय होती है ना। एग्जैक्टली और फर्नेस ऑयल भी इंतहाई महंगा और आलूदगी फैलाने वाला फ्यूल है। जैसे ही सस्ती लोकल गैस से हटकर महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर शिफ्ट होते हैं, बिजली बनाने की लागत आसमान को छूने लगती है। ऊपर से हुकूमत ने उस वक्त सिस्टम गैस की कीमत में भी 7% इजाफा कर दिया था। वो वाओ! लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ फ्यूल की कीमत नहीं थी। असल मसला उनकी कस्टमर्स का था। हाँ, एसएल का सबसे बड़ा कस्टमर बेस पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर था। फैजलाबाद और उसके इर्द गिर्द की टेक्सटाइल मिल्स इनकी बड़ी खरीदार थीं। फिर हुकूमत की पॉलिसी में एक ऐसी तब्दीली आई जिसने एसईएल को कंप्लीटली कंपटीशन से बाहर कर दिया। हुकूमत ने क्या किया? उन्होंने देखा कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल सेक्टर को सस्ती और सब्सिडाइज गैस और बिजली देना शुरू कर दी। ये बिजली सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कोस के जरिए मिल रही थी उन्हें। बिल्कुल। अब एसईएल के सामने एक अजीब बहरान था। एक तरफ उनकी अपनी लागत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उनके कस्टमर्स को सरकारी सब्सिडी मिल रही थी।
कोई भी प्राइवेट कंपनी टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली सब्सिडी का मुकाबला कैसे कर सकती है? कर ही नहीं सकती। अगर एक टेक्सटाइल मिल को डिस्को से बिजली आधी कीमत पर मिल रही है तो वो एसीएल से क्यों खरीदेगा? आखिर में बात कॉस्ट पर आती है। तो जब कस्टमर्स भागने लगे, कंपनी ने अपने खर्चे कम करने के लिए इमरजेंसी स्टेप्स ली। उन्होंने अपने मुलाजमीन को फारिग करना शुरू किया। 2018 में इनके पास 205 मुलाजमीन थे, जो 2022 तक घटकर सिर्फ 66 रह गए। सिर्फ 66। ये तो एक तरह से सिर्फ स्केलेटन क्रू बचा होगा। हाँ, लेकिन मुलाजमन निकालना तो सिर्फ एक बचाव का रास्ता था। असल कहानी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में छुपी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब प्लांट अपनी सलाहियत का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और 2019 में ये पहले ही बहुत कम थी, सिर्फ 9%। और 2022 आते आते ये मजीद गिरकर सिर्फ 2.2% रह गई। इस फैक्ट पर थोड़ा जोर देना बनता है। सिर्फ 2.2% का मतलब है कि प्लांट 97.8% वक्त बंद पड़ा है। वो मैसिव टर्बाइन्स, करोड़ों रुपए की मशीनरी सब ऐसे ही जंग खा रही है। और फैक्ट्री बंद होने के बावजूद फिक्स्ड कॉस्ट तो चलते रहते हैं। सिक्योरिटी का खर्चा, मशीनरी की मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, और सबसे बढ़कर बैंक्स का सूद, ये खर्चे नहीं रुकते। इसी वजह से 2022 में कंपनी को 154.896 मिलियन रुपए का नेट लॉस हुआ। उनका ग्रॉस मार्जिन गिरकर महज 1.14% पर आ गया था। ये सच में एक परफेक्ट स्टॉर्म था। रुपए की कदर गिरने से इंपोर्टेड फ्यूल महंगा हो रहा था, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बैंक लोन्स का बोझ दुगना होता जा रहा था। लेकिन फिर 2023 आता है और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सरसरी देखने वालों को धोखा दे सकता है। 2023 में अचानक एसीएल का रेवेन्यू यानी उनकी टॉप लाइन 121.37% बढ़ जाती है। और उन्हें 41.02 मिलियन रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। जिस कंपनी का प्लांट 97% बंद पड़ा हो, उसको अचानक ये उछाल कहाँ से मिल गया? मैं बताती हूँ। यही वो पॉइंट है जहां उन्होंने एक इंतहाई डेस्परेट कदम उठाया। इन्होंने कोई नया सस्ता फ्यूल तो दरियाफ्त नहीं किया था। नहीं, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने महंगी आरएलएनजी और फर्नेस ऑयल का पूरा बोझ उन कस्टमर्स पर डाल दिया जो अभी तक जुड़े हुए थे, जिन्हें बल्क पावर कंज्यूमर्स या बीपीसीज कहा जाता है। इन्होंने अपना टैरिफ इस हद तक बढ़ा दिया कि उनका रेवेन्यू अचानक डबल से भी ज्यादा हो गया। ये वाकई एक एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी थी। और इसने उन्हें टेम्पररी तौर पर 41 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन आप कस्टमर पर इतना बोझ नहीं डाल सकते जो वो उठा ही ना सके। बीपीसीज, जो कि बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, वो डेसिमल पॉइंट्स में अपना हिसाब करते हैं। तो जब एसीएल ने उन्हें इतनी महंगी बिजली दी तो वो खरीदने पर मजबूर तो नहीं थे। सही कहा। इस स्ट्रैटेजी ने 1 साल के लिए बुक्स को जरूर बेहतर दिखाया, लेकिन बुनियाद खोखली कर दी। अगर मार्केट से डबल कीमत मांगी जाए तो कस्टमर ऑब्वियसली भाग जाएगा। और यही 2024 और 2025 में हुआ। 2023 का वो प्रॉफिट एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। बीपीसीज ने मास एक्सोडस शुरू किया। वो भारी तादाद में एसीएल को छोड़कर सरकारी डिस्कोर्स पर शिफ्ट हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि 2025 में एसीएल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। सिर्फ 0.8%। मतलब प्रैक्टिकली इनका पावर जनरेशन बिजनेस खत्म हो चुका था। और सिर्फ यही नहीं, 2023 में उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बावजूद उनके कर्ज पर जो सूद था, यानी फाइनेंस कॉस्ट, वो इतनी भारी थी कि इन्हें फिर भी 103 मिलियन रुपए का नेट लॉस उठाना पड़ा। जब हम 2024 और 2025 की तरफ आते हैं, आमदनी तेजी से गिरती है। 2024 में 14.2% गिरी और 2025 में तो मजीद 80.78% सेल्स गिर गईं। 2025 में इनकी बिजली की टोटल सेल्स सिर्फ 176 मिलियन रुपए रह गईं, जिस पर उन्हें 38.59 मिलियन का ग्रॉस लॉस हुआ। यानी बिजली बनाने की लागत उसे बेचने से हासिल होने वाली रकम से कहीं ज्यादा थी। तो यहाँ हम उस अहम सवाल पर पहुँचते हैं जो इस पूरे तज्जिए की जान है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सेल्स गिरकर सिर्फ 176 मिलियन रह गईं, लगातार ग्रॉस लॉस हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली जीरो है, कस्टमर्स जा चुके हैं। लेकिन जब इनकी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जाती हैं तो 2024 में इन्हें 42 मिलियन का नेट प्रॉफिट दिखता है। और 2025 में तो इनका नेट प्रॉफिट 167 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। इनकी अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 2025 में 8.75 रुपए थी। अब सवाल ये है कि एक फैक्ट्री जो चली ही नहीं,
उसने 167 मिलियन का मुनाफा कहाँ से कमा लिया? हाँ, ये मौजज़ा कैसे हो गया? हम वापस उस बेकरी वाली मिसाल पर आते हैं जो शुरू में दी थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रेड बनाकर बेचने में सिर्फ नुकसान है, तो उन्होंने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ये जो प्रॉफिट है ये इनकी कोर ऑपरेशंस यानी बिजली बेचने से नहीं आया। ये इनकी अदर इनकम से आया है। कंपनी ने फैसला किया कि उनके पास जो फारिग जायदाद और फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें बेच दिया जाए। 2024 में असासों की फरोख्त की वजह से इनकी अदर इनकम में 553% का इजाफा हुआ। और 2025 में इस हिकमत अमली ने इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 94% तक पहुंचा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब एक पावर कंपनी नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट लिक्विडेशन कंपनी बन चुकी है। एक तरह से हाँ। जिन लोगों ने शेयर्स ये सोचकर खरीदे थे कि ये मुल्क को बिजली देकर रेवेन्यू बनाएगी, वो अब असल में एक जमीन फरोश कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजिक जहनियत भी है। वो एसेट्स सस्ते में नहीं बेच रहे, बल्कि अपनी सर्वाइवल के लिए एक डी-लेवरेजिंग प्लान पर अमल कर रहे हैं। डी लेवरेजिंग यहाँ सबसे अहम लफ्ज है। मतलब अपने ऊपर मौजूद कर्ज के पहाड़ को कम करना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इंटरेस्ट रेट्स पिछले सालों में आसमान को छू रहे थे, हेवी बैंक लोन्स कंपनी का सारा कैश फ्लो खा जाते हैं। तो एसएल ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची और उससे आने वाला कैश अपने पास रखने के बजाय सीधा बैंक्स को दिया, ताकि अपने कर्जे उतार सकें। इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को लॉन्ग टर्म में रीस्ट्रक्चर भी करवाया। इस डी-लेवरेजिंग का असर बैलेंस शीट पर क्लियरली नजर आता है, खास तौर पर उनके गियरिंग रेशियो में। गियरिंग रेशो असल में ये बताता है कि कंपनी की टोटल इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है। और 2024 में ये 32.38% था। असेसे बेचकर कर्ज उतारने के बाद 2025 में ये कम होकर 27.63% पर आ गया। यानी उन्होंने सक्सेसफुली अपने कंधों से सूद का बोझ काफी हद तक हल्का किया है। और इस बोझ को हल्का करने का नतीजा हम इनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट यानी हालिया शिशमाही में देख सकते हैं, जो फर्स्ट हाफ था फाइनेंशियल ईयर 26 का। हाँ, इन 6 महीनों में इनकी सेल्स और गिरकर सिर्फ 13.67 मिलियन रुपए रह गईं। लेकिन दूसरी तरफ असासों की फरोख्त से अदर इनकम 340% उछाल खाकर 178 मिलियन हो गई। और क्योंकि इन्होंने पिछले साल लोन्स पे ऑफ किए थे, इस शिशमाही में उनकी फाइनेंस कॉस्ट 55% तक कम हो गई। जिंदा रहने के लिए जिस्म का एक बीमार हिस्सा काटकर निकाल देना, ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला था। ये किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है, अपने ही बाजू काटकर बॉडी को जिंदा रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत वाज़ेह खतरा भी मौजूद है। हाँ, जमीन और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमेशा तो नहीं बेची जा सकती। एक वक्त आएगा जब बेचने के लिए कोई फिक्स्ड एसेट नहीं बचेगा। तो जब अदर इनकम का ये पाइपलाइन सूख जाएगा, तब एसएलई क्या करेगी? इनका आगे का प्लान क्या है? क्योंकि पावर सेक्टर में तो ये कम्प्लीटली इररेलेवेंट हो चुके हैं। इनका गेम प्लान अब वो आखिरी उम्मीद पर मबनी है, और वो है सोलर पावर की तरफ आना। उन्हें इस बात का इदराक हो चुका है कि इंपोर्टेड फ्यूल्स पर उनका पुराना थर्मल बिजनेस मॉडल दोबारा वायबल नहीं हो सकता। इसीलिए 2025 में इन्होंने एक नए सिरे से शुरुआत की है। उन्होंने 1460 मेगावाट आवर्स का एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। और इनका इरादा है कि जैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं, वो इस सोलर कैपेसिटी को बड़ी तेजी से स्केल अप करेंगे। सोलर की तरफ आना लॉजिकल भी है, अगर हम कैपेक्स और ओपेक्स के फर्क को समझें। थर्मल प्लांट्स में कैपेक्स यानी लगाने का खर्चा शायद कम हो, लेकिन उनका ओपेक्स यानी चलाने का खर्चा उन्हें खा जाता है। सोलर में इसके बिल्कुल उलट होता है। शुरू में पैनल्स और इन्वर्टर्स पर हैवी कैपेक्स लगता है, लेकिन उसके बाद आपका फ्यूल यानी सूरज की रोशनी बिल्कुल मुफ्त है। तो आपका ओपेक्स ड्रामेटिकली जीरो के करीब गिर जाता है। और जैसा कि उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया है, मिडिल ईस्ट के मौजूदा बहरान की वजह से सप्लाई चेन्स बहुत वल्नरेबल हैं। जियोपॉलिटिक्स का एनर्जी सेक्टर पर डायरेक्ट असर होता है। जब वहां कशीदगी होती है, तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर होती है। फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं, शिपिंग पर इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान पर चला जाता है। ऐसे में एक पाकिस्तानी कंपनी जो इंपोर्टेड आरएलएनजी पर डिपेंडेंट हो, वो किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। सोलर उन्हें इन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से महफूज करेगा। उन्हें उम्मीद है कि जब उनका ओपेक्स कम होगा, तो वो दोबारा से उन बीपीसीज को एक सस्ता टैरिफ ऑफर कर सकेंगे।
वो ही बीपीसीज जो उन्हें छोड़कर डिस्कोस के पास चले गए थे। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इंडस्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं और सोलर सिर्फ दिन के वक्त काम करता है। उन्हें बैटरी स्टोरेज या हाइब्रिड सिस्टम्स पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि बेस लोड पावर बन सके। खैर, अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा निकालें, हमारे सामने एक ऐसी लेगेसी कंपनी आती है जिसने मार्केट डायनामिक्स बदलने पर अपना वजूद लगभग खो दिया था। फ्यूल की बढ़ती कीमतें, हुकूमत की सब्सिडी पॉलिसीज और कस्टमर्स के चले जाने से इनका कोर बिजनेस 99% बंद हो गया। लेकिन बैंक्रप्सी फाइल करने से पहले मैनेजमेंट ने एक बहुत बोल्ड रास्ता चुना। उन्होंने अपने नॉन कोर एसेट्स को लिक्विडेट किया और इस इनकम से अग्रेसिवली डीलेवरेजिंग की। अपने बैंक लोन्स उतारे, फाइनेंस कॉस्ट को आधा किया और अपनी बैलेंस शीट साफ की। और अब उस बचे हुए कैपिटल से वो खुद को एक फॉसिल फ्यूल लेगेसी कंपनी से निकालकर एक मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में बदल रहे हैं। ये तज्जिया वाजे करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सिर्फ नेट प्रॉफिट्स देख सेना काफी नहीं होता। सतही तौर पर देखने वाला इस प्रॉफिट को कामयाबी समझेगा, लेकिन डीप रिसर्च से असल कहानी नजर आती है कि ये प्रॉफिट असासों की फरोख्त का है, ऑपरेशंस का नहीं। बिल्कुल, और यही हकीकी फाइनेंशियल लिटरेसी है। मैं यहाँ एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस डिस्कशन को रैप अप करना चाहूंगा। हाँ, बताएं। फलसफे में एक मशहूर मिसाल है शिप ऑफ थीसियस। फलसफा ये है कि अगर आप किसी पुरानी कश्ती की हर एक लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता निकालकर नई लकड़ी से बदल दें, यहाँ तक कि उसमें पुरानी कश्ती का एक हिस्सा भी ना बचे, तो क्या वो अब भी वही पुरानी कश्ती रहती है या एक नई कश्ती बन जाती है? SAL के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। एक लेगेसी थर्मल पावर कंपनी जिसने अपनी बुनियादी आमदनी खो दी, मुलाजिमीन निकाल दिए, आसेटे बेच दिए, अपना फॉसिल फ्यूल का इंजन बंद कर दिया और अब खुद को सोलर पैनल्स के साथ नए रूप में ला रही है, तो किस वक्त ये कहा जा सकता है कि ये अब वो SAL नहीं रही जो पिछली दहाइयों में थी? क्या एक बरसों पुरानी बिजनेस एम्पायर वाकई खुद को एक ग्रीन स्टार्टअप की तरह दोबारा जन्म दे सकती है? ये एक ऐसा दिलचस्प ख्याल है जिस पर सोचने की जरूरत है। खैर, वक्त ही इस पर फैसला सुनाएगा। बिल्कुल। आने वाली ऐसी ही अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में उन टॉपिक्स या कंपनीज का नाम जरूर तजवीज़ करें जिन पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए द मॉर्निंग की तरफ से अपना ख्याल रखिए। Like and subscribe.